नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में इसी प्रकार का रंगों भरा त्यौहार, खुशियों भरा त्यौहार हर वर्ष आता रहे और इस भाईचारे के त्यौहार को हम सभी लोग बड़े प्रेम और हर्षोल्लास के साथ मनाते रहें। साथियों, आज की क्लास में हम लोग यूपी टेट, सुपर टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे और इन सभी प्रश्नों के व्याख्यात्मक उत्तर हल करेंगे। जिन प्रश्नों में जितने प्रश्न बनने वाले हैं, जितने उत्तर बनने वाले हैं, उन सभी उत्तरों को हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और वर्ष 2018 में पूछे गए ये सभी प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये क्लास अच्छी लगती है, तो अपने साथियों को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके और वह भी अच्छे से तैयारी कर सकें। साथियों, पुनः कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा बेल आइकन ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं हिंदी की क्लास और बहुत सारे वीडियो जो क्लास आज देख रहे हैं, यदि इसके पहले की क्लास आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहीं से जाकर के देख सकते हैं और एक एक प्रश्न में कम से कम 4 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब ये समझ लीजिए कि अगर आपने 10 प्रश्न लगातार देख लिए तो निश्चित रूप से समझ जाइए कि 10 चौक 40, आप निश्चित रूप से 40 प्रश्न तैयार कर लिए और जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को आप पढ़िए। पढ़ने के पश्चात उनका सही उत्तर जो है वो छांट कर नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर व्याख्यात्मक रूप से देखिए और कमेंट करके बताइए कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक में उपसर्ग है। सब लोगों ने पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है उपसर्ग की। किसकी बात की जा रही है? उपसर्ग की बात की जा रही है। और एक शब्द आप लोगों के सामने लिखा है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है, अर्थात तुमको उपसर्ग बताना है। सबको पता है कि उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग देखना है कि कौन सा उपसर्ग है। 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रा, प्राग, प्राग, प्रागैति। अब इनमें से सही विकल्प जो है उसको आप नोट कर लीजिए। इसमें से सही विकल्प है प्राग। इसका सही विकल्प क्या है? प्राग। बाकी जो प्रा, प्राग और प्रागैति हैं, ये तीनों विकल्प इस प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल गलत हैं और यही प्राग जो है ये बिल्कुल सही है। जब हम इसमें इसको वाला करेंगे तो प्राग धन ऐतिहासिक, ठीक है, प्राग धन ऐतिहासिक हो जाएगा। आगे देखते हैं, तुलसीदास किसकी कविता है? एक रचना है। बहुत से लोग इस रचना को सुन करके थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं कि तुलसीदास तो स्वयं एक कवि हैं, फिर तुलसीदास किसकी कविता है? तो यहां पर देखना है कि तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन की है? नहीं। मुक्तिबोध की है? नहीं। अज्ञेय की है? नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। देखिए, जो तुलसीदास है, तुलसीदास जो कविता है ये किसकी रचना है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है।
और अगर हम बात करें हरिवंश राय बच्चन की, तो हरिवंश राय बच्चन ने भी बहुत सी रचनाएं की हैं, और उन रचनाओं में जैसे मधुशाला, अगर हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इस प्रकार से बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। और इन्होंने ही कहा है कि बैर कराती मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला। तो मधुशाला बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, जरूर पढ़िए। आगे देखते हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? मुक्तिबोध की है काठ का सपना। काठ का सपना। इसके बाद आगे, अच्छा, मुक्तिबोध का नाम, पूरा नाम क्या है? इनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर आगे, आगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। और इन्होंने लिखा है अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद। और क्या लिखा है? एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली, ये इनकी रचनाएं हो गई। और अगर हम बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की बात, तो एक रचना तो सब लोग देख ही रहे हैं, तुलसीदास। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, जिनमें है लिली, तुलसीदास की रचनाओं में ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, सुकुल की बीबी, इस प्रकार से इनकी अन्य बहुत सी रचनाएं हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? बहिष्कार। सब लोग देख रहे हैं प्रश्न, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इनमें से तुमको सही ऑप्शन चुनना है कि इनमें से सही ऑप्शन क्या है। पहली बात तो अगर हम बहिष्कार में पूछें, बात करें कि इसमें कौन सी संधि है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तो कौन सी संधि है इसमें? इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वही धन कार, वही धन कार, वही धन शकार, वहिस धन अकार, वहिर धन कार। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? उस सही विकल्प को आप नोट कर लीजिए। इसमें से जो सही विकल्प है वो है वही धन कार, वही धन कार। ठीक है। ये बीच में जो आधा सा आप लोग देख रहे हैं, ये विच्छेद करने पर अनुस्वार में बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है। ठीक है, ये विच्छेद करने पर विसर्ग में जो देख रहे हैं ये बदल जाता है। आगे देखते हैं वैदेही वनवास। कौन सी रचना है? वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। दूसरा विकल्प है हरिऔध अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, या फिर श्रीधर पाठक की रचना है। तो जो वैदेही वनवास है, ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। इसकी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, चुभते चौपते, चोखे चौपदे। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। अब अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, और इनका जो एक प्रसिद्ध महाकाव्य है वो कौन सा है? साकेत। इनका प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? साकेत है। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सी रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर की जैसे एक रचना है जिसका नाम है उर्वशी।
रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम क्या है? उर्वशी। श्रीधर पाठक की रचना का क्या नाम है? श्रीधर पाठक की रचना का नाम है कश्मीर सुषमा। तो ये इतनी रचनाएं जो हैं ये किसकी हो गई? ये श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, ये सभी रचनाएं हो गई। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम वाक्य के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है पखावज, क्या यह पुल्लिंग है? नहीं है, यह पुल्लिंग नहीं है। पहिया, हाँ ये विकल्प जो है यही हमारा सही विकल्प है। लिखावट, मझधार, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत। तो ये शब्द जो पहिया है यही सही विकल्प है, अर्थात यही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए आपके सामने है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन, क्या पूछ रहा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? यहीं पर बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि अक्सर गलती हो जाती है, नहीं है, इसी में कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर हमको देख लेना है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। अब हमको नहीं है ये बात देखना है। देखिए त्रा, ये संयुक्त व्यंजन है, ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है, या हाँ ये विकल्प जो है यही सही है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छ, त्र, ज्ञ, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो या जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो फिर क्या है? या जो है ये है अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है? ये है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों हैं संयुक्त व्यंजन, और जो या है ये क्या है? ये है अंतस्थ व्यंजन। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? या, रा, ला, वा, ये सभी वर्ण आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? कौन सा पद है? मृत्युंजय, और इसमें बताना क्या है? समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, या फिर द्वंद्व समास है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बहुव्रीहि समास। इसका सही ऑप्शन क्या है? बहुव्रीहि समास। क्योंकि बहुव्रीहि समास में इसकी जो परिभाषा है कि दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर किसके लिए कहा जा रहा है? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। मृत्युंजय अर्थात जिसने मृत्यु को जीत लिया, मृत्युंजय। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभी देखिए उपसर्ग से ही शुरुआत हुई थी और उपसर्ग से ही आज की इस क्लास का अंत हो रहा है। आज की ये क्लास समाप्त हो रही है। तो अलंकार सब लोग पढ़े हैं, अलंकार। तो अलंकार में बताना है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देख रहे हैं, अलन, ये गलत है, अल, ये भी गलत है, ये भी गलत है, फिर है अल, ये भी गलत है, और चौथा विकल्प जो है अलम, ये विकल्प बिल्कुल सही है, अर्थात चौथा विकल्प है अलम। जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा अलम धन कार, यानी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अलम धन कार हो जाएगा। और ये जो अलम है यही उपसर्ग है, कार में यही उपसर्ग लगाया गया है, तो जाकर के बन गया अलंकार। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।